पिछली क्लास में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का बैलेंस शीट का पार्ट पूरा किया था। अच्छा, बैलेंस शीट का जब हम पार्ट पूरा करते हैं ना, तो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज वाला पार्ट पूरा किया था। छोटा सा पार्ट एक बचा है, कंटीजेंट लायबिलिटी, वो सबसे लास्ट में करेंगे पूरा। उससे पहले, और देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपका, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम रेशियो एनालिसिस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको रेशियो एनालिसिस ढंग से लॉजिकली समझना है, तो जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कैश फ्लो लॉजिकली समझना है, तो भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को लोग क्या करते हैं, लाइटली, भाई ये तो थोड़ी है, बाद में पढ़ लेंगे। हाँ, थोड़ी थोड़ी कभी पूरी नहीं होती फिर वो। तो नहीं, इसको ढंग से अच्छे से एक एक लाइन, मैंने देखा था वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, अपनी टेक्स्ट बुक का एक एक पॉइंट बहुत ढंग से अंडरलाइन करके ढंग से लिख के कर रहा था। दैट यू हैव टू डू, उसको अच्छे से करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एनालाइज करने की कैपेसिटी डेवलप होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। चाहे वो रेशियो एनालिसिस हो, ट्रेंड परसेंटेजेस हो, कॉमन साइज कंपैरेटिव हो, या आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। और मैंने बोला ना, लोग रेशियोज को रटवाते हैं, मैं रटवाता नहीं। ये भी लॉजिकल रीजन, और आपको समझ में आएगी, भूलोगे नहीं, सारी उम्र नहीं भूलोगे रेशियोज, उस ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ आपके सामने डॉक्यूमेंट आपका शेयर ऑनलाइन में, द डॉक्यूमेंट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी। यस सर। चलिए ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, ये जितना पार्ट ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो रहा है सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी यहाँ से। नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर, कोलैटरल सिक्योरिटी, सब हो चुका है। बड़ी ही मजेदार चीज पढ़ेंगे आज की डेट में। अच्छा सुनिए, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 1.23 खोल के देखेंगे, जस्ट ओपन द पेज नंबर 1.23। अगर आप देखते हैं उसको तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आपको दिखेंगे अभी कि ट्रेड द मेजर हेड अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। क्वेश्चन किस तरह का दिखता है देखें जरा, जैसे ये रहा, नेम द सब हेड। जैसे बोला क्या कि ट्रेड पेबल किसके अंदर आते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स किसके अंदर आता है, सरप्लस किसके अंदर आता है, ये सब प्रपोज डिविडेंड किसके अंदर आता है, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर कहाँ जाता है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। अच्छा, लायबिलिटी में कंटीजेंट लायबिलिटी वाला पार्ट अभी डिस्कस हुआ नहीं हुआ ना अभी तो? नहीं, वो देखो लायबिलिटी वाले पोर्शन में नहीं दे रखा, वो शायद सबसे लास्ट में दे रखा होगा इन लोगों ने। हाँ, नहीं दे रखा वो। चलो, अभी पहले ना इनकम से, कौन है भाई ये, किसी ने ज्वाइन करा क्या अभी? हाँ ठीक है, पहले देखें आप जरा इनकम स्टेटमेंट, बता रहा हूँ बेटा मैं। ऑपरेटिंग साइकिल का डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने, लायबिलिटीज का डिस्कशन किया था क्या? बोलो बेटा, लायबिलिटी का डिस्कशन किया था? 1.20 पे आ जाइए चलिए। हमने पिछली क्लास में, नहीं प्रोविजंस और रिजर्व्स हम कर, करंट लायबिलिटी कर चुके थे हम पूरा, कर चुके थे बेटा, कर चुके थे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं ये हमको मालूम है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, हाँ ट्रेड पेबल जो होते हैं वो क्रेडिटर और क्या होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं। वो जो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन 12 मंथ हमें क्या करने होते हैं, पे करने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, ट्रेड पेबल। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स। याद करिए, जब हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स का लोन अकाउंट पार्टनरशिप में पढ़ाया था, मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट इज एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट इज एक्रूड एंड ड्यू, वो बात बोली थी, ये वही चीज की बात कर रहा है। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब आपका टाइम पीरियड, जैसे मान लिया इंटरेस्ट 1 साल के लिए देना था, और इंटरेस्ट का फाइनेंशियल ईयर और आपका फाइनेंशियल ईयर दोनों अलग अलग है। जब आपकी 8 महीने हो जाते तब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, एक्रूड कहलाएगा बट नॉट ड्यू कहलाएगा। याद है हम, नॉट, इट इज एक्रूड, अर्न तो हो गया लेकिन ड्यू नहीं है। ड्यू कब होगा, जब उसकी डेट आएगी लोन की। जब हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते थे उस समय हम इस चीज को डिस्कस करते थे। ठीक है जी। फिर इसी तरह से इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग्स, हम लोग कौन से पेज में देखिए, वी आर ऑन पेज नंबर 1.21, उस पर बैठे हुए हैं हम लोग। सो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग, कोई भी इंटरेस्ट अगर एक्रूड और ड्यू हो गया तो उसे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हमें पे करना होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। इसके बाद बढ़ते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल जाती है, एक फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड चली जाती है, तो उसको भी आप करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बोलेंगे। पे डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर हो गए,
सामने वाले ने क्लेम ही नहीं करे। देखो बेटा समझना, एक डिविडेंड होता अनपेड, एक होता अनक्लेम्ड। तुमने डिविडेंड डिक्लेयर करे, वो जो शेयर होल्डर था उसे पता ही नहीं, उसने क्लेम ही नहीं करे। ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तुम अगर उसके शेयर होल्डर होंगे, तुम क्या करोगे, वो जो तुम्हारे पास मेल आई है उस पर एक आइकन क्लिक करोगे, तुम कंपनी की वेबसाइट में पहुंच जाओगे, वहां अपनी जरूरी डिटेल भरोगे, शेयर नंबर वगैरह, और यूनिक कोड होता है उसको भरोगे, और फिर एंटर करोगे तो तुम्हारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो डिविडेंड आ जाएगा। अब अरे सुन तो ले यार, वो तो आ जाता है ना वैसे। लेकिन अगर मान लो डीमेट के थ्रू आपने उसे बेच दिया, ट्रांसफर हो गया आपने, तब थोड़ी आएगा आपके नाम से, इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट से हटकर दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा वो। नहीं होते बेटा फॉल्स क्लेम। डीमैट अकाउंट जो बनते हैं ना, अगर आपने शेयर खरीदे तो आपकी बहुत सारी ऑथेंटिकेशन डिटेल वगैरह तभी जाके आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं वो। और जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ट्रांसफर करेगी, तो जो जो नए शेयर होल्डर होते हैं उनको ट्रांसफर हो जाएगा वो। वरना तो केओस हो जाए, मार्केट मच जाए दुनिया में फिर तो। वो कह रहे जी मेरे पास शेयर 5 महीने पहले थे, वो तो कह रहे मेरे पास अब है, मुझे चाहिए। ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है वो काफी अच्छे तरीके से ठीक हो रहा है। और जैसे ये भाई साहब कल बता रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि पहले इनकम टैक्स के अंदर जितनी भी सारी चीजें बदल रही होती थी, अब सरकार ने ऑटोमेटिक मोड पे लाना शुरू कर दिया उसको। तो इस तरह से पेमेंट में भी यही होता है। तो अनपेड डिविडेंड की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। ये डिविडेंड डिक्लेयर तो हो गया, लेकिन अनक्लेम्ड बाय शेयर होल्डर है। अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड एक ही कैटेगरी की चीज है। अच्छा, कभी भी कोई भी शेयर होल्डर उसे क्लेम कर सकता है, तो हमारे लिए तो करंट लायबिलिटी है ना वो। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। आपका इशू आया, एप्लीकेशन मनी मिल गई, इशू सक्सेसफुल हो गया, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक रखा, उसके बियॉन्ड तो रख ही नहीं सकते आप, लेकिन आपने रख ली, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट, इट विल बी कंसिडर्ड कॉल्स इन एडवांस, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल भाई, यू हैव टू पे विद इन 30 days, अदरवाइज यू विल बी पेनलाइज्ड विद हैवी इंटरेस्ट रेट। अनपेड मेच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। अनपेड मेच्योर, अनपेड, दो दो बार एक जैसा क्यों लिख दिया भाई। अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट, दो बार लिख दिया उसने। हाँ डिपॉजिट, सॉरी, ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करते थे हम लोग, और यहाँ डिबेंचर्स है। डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड फॉर्म में जाते हैं। पब्लिक डिपॉजिट सिक्योर्ड फॉर्म में नहीं जाते। आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, सामने वाला कहता है कि भाई मुझे आपकी शेयर खरीदना, हमने कहा भाग यहाँ से, हमारे पास नहीं है। उसने कहा डिबेंचर, हमने कहा ना तुम्हारे डिबेंचर के लायक भी नहीं है। कह रहा बाबूजी मेरा पैसा रख लो, इन्वेस्ट कर देना। इस तरह की बात होती है डिपॉजिट्स। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स बोलते हैं उसको। सॉरी, पब्लिक डिपॉजिट्स, नॉट फिक्स डिपॉजिट। हम पढ़ेंगे, देखो हम पढ़ेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स, हम पढ़ेंगे सिंपल डिपॉजिट, हम पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट, हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। 4 आइटम पढ़ने हैं हम लोगों ने, देखिए जरा। मैं, हाँ, उनको एक्चुअली हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स। आराम से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। पब्लिक डिपॉजिट पढ़ेंगे हम, सिर्फ डिपॉजिट पढ़ेंगे, सिर्फ डिपॉजिट। हम पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट्स, हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये डिपॉजिट 4 फॉर्म में दिखेगा आपको जब हम एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। भाई पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं लॉन्ग टर्म वाले, डिपॉजिट्स होते हैं शॉर्ट टर्म वाले। इन पे आएंगे, अभी धीरे धीरे करके आएंगे, विल मूव देम। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे। और जब हम प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं भाई बताओ डिफरेंस क्या है इसके बीच में। ये फिक्स डिपॉजिट बैंक वाला है। आपकी कंपनी ने बैंक में एफडी जिसे कहते हैं वो है ये वो है, एफडी होती है साल भर की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, उस तरह से आएंगे इस पर अभी। हाँ बिल्कुल बना सकती है कंपनी, अपने नाम पे एफडी कर सकती है भाई। कौन रोक सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। आपकी एप्लीकेशन मनी के टाइम पर आपको पैसा किसी ने एडवांस दे दिया, वो वाला। कोई भी और पेबल, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविडेंट फंड पेबल, पीएसआई पेबल। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड का शॉर्ट फॉर्म पीएफ होती है। जब कोई सरकारी कर्मचारी होता है ना, उसकी सैलरी के डिडक्शंस होते हैं, जिनमें से पीएफ डिडक्शन होता है, और आपका ग्रेचुटी का डिडक्ट मतलब पीएफ का होता है, और बहुत सारी चीजों के डिडक्शंस होते हैं, उसकी सैलरी से कटता है। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को हेल्थ स्कीम देती है, सीजीएचएस बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसका डिडक्शन होता है। और आप पीएफ में पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसका डिडक्शन होता है। और भी कई सारे डिडक्शंस होते हैं, टैक्स का डिडक्शन होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मेरी ग्रॉस सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो उसकी जो नेट सैलरी होती है वो करीब 150 के करीब आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में।
वो डिडक्शंस, कौन से डिडक्शंस है यहाँ पर हमने बोला है। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एवरीबॉडी इज अवेयर। प्रोविडेंट फंड पेबल क्या होता है? एक व्यक्ति क्या करता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार ने मैंडेटरी कर रखा। भाई हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो है नहीं। सरकार ने क्या बोला, हर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी के लिए, कि जैसे मान लिया, याद है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पार्टनरशिप में पढ़ा था हम लोगों ने, ये वही वाला है। वहां तो हमने उसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन पढ़ी थी, यहाँ प्रेजेंटेशन है, और किस फॉर्म में उसको देखते हैं। अगर आपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया, समझना बात को, तो वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। एम्प्लॉय की सैलरी में से 10,000 निकाला, और 10,000 फर्म देती है, 30,000 कहाँ जमा करा देते हैं? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है जी। अब आपने जो जो पैसा जमा कराते चले गए एम्प्लॉय का, उसको आपने प्रोविडेंट फंड बोला, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब हम उसको उसका पैसा दे देंगे। अब एम्प्लॉय रिटायर हो चुका है, उसका हिसाब किताब बन चुका है, उसका प्रोविडेंट फंड अब पेएबल है, भाई विद इन फाइनेंशियल तो देना पड़ेगा आपको। ये उसकी बात कर रहा है। नहीं बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविडेंट फंड अगर लिखा हुआ आ जाए कहीं पर, तो वो तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में चला गया, नॉन करंट के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में। और अगर प्रोविडेंट फंड पेबल आ गया, पेबल शब्द का मतलब ही क्या है कि भाई इट इज पेबल विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। एक एम्प्लॉय रिटायर होगा, तो उसकी पेंशन वेंशन सारा पैसा रोक के थोड़ी रखोगे 6-7 साल तक, सारा टपक जाएगा, तब कि कौन खाएगा उसकी पेंशन को? ऐसा नहीं कर सकते आप। आज हाँ हाँ, तब ये करंट हो जाएगा। आज की डेट में पता है क्या है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होता है, सरकार कोशिश करती है कि रिटायरमेंट के दिन ही उसका पैसा उसके हाथ में पकड़ा दें। वरना पता है क्या होता है, वरना उसी के ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी रिश्वतखोर होते हैं, वो पेंशन रिलीव करने के लिए क्या बोलते हैं भाई, एंड इट हैपेंस, वन ऑफ माय रिलेटिव ही गॉट रिटायर्ड, वो 6 महीने तक चक्कर कटवा दिए उसके, जबकि उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। वंस यू आर रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट, नोबडी रिकॉग्नाइज यू। इसीलिए सीनियर ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, आईपीएस होते हैं, अपने जूनियर को बहुत पैम्पर करते हैं। आर्मी ऑफिसर्स अपने जूनियर को पैम्परिंग करते हैं, जो भी करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारे बाद तो यही आएंगे ना पोस्ट पे, बहुत सारी चीजें उनके हाथ में होती हैं, दे नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईएसआई ऐसे ही, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, उनको मेडिकल सर्विसेज देने के लिए सर वो कंपनी आपको पैसा उनको देती है। ईएसआई पेबल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जाता है एम्प्लॉयज की तरफ से, अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। तो आपने देखा ना, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो कंपनियां वगैरह होती हैं, ये ईएसआई कटवाते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में ईएसआई है। देखो, एक आपने देखा होगा समरविल स्कूल के सामने की तरफ जो है, इनकम टैक्स का ऑफिस भी है, ईएसआईसी हॉस्पिटल भी है, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी है, और वो लाइट हाउस का भी ऑफिस है। वो इस सारी लाइन में एक सरकारी ऑफिस बने हुए हैं, और ईएसआई का काफी बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर। तो जो मजदूर वर्कर वगैरह होते हैं, उनकी सैलरी से 500, 1000, 2000 कटता जाता है, उनको एक कार्ड दे दिया जाता है, जिसकी बेस पे वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, फ्री ट्रीटमेंट होता है उनका, दवाइयां वगैरह तक भी सरकार देती है। ठीक, आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? भाई मान लिया जाए 5 करोड़ एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय से 500 रुपये ले रहे हैं, 5 करोड़ का 500 कितना हो गया? हाँ, और सोचो, 5 करोड़ एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय से 500 रुपये ले रहे हैं, 5 करोड़ एम्प्लॉय, और हर एम्प्लॉय से 500 रुपये ले रहे हैं। हाँ, 2500 करोड़, इतना कंट्रीब्यूशन होता है। सारे थोड़ी एक साथ बीमार पड़ते हैं। 5 करोड़ तो मैंने मिनिमम नंबर बनाया है, तो कम से कम नहीं तो 12-15 करोड़ के करीब है ईएसआई के बेनिफिशियरीज। तो देर इज नो, उन्होंने डॉक्टर रखे हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन बहुत कुछ होता है उनका, सब कुछ होता है उनका वहाँ पर। बट दे टाइम टाइम लेके करते हैं, ऐसा नहीं करते फ्री में जाके। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात करिए हम लोग, ईएसआई हॉस्पिटल्स कहते हैं जिनको। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं ये, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड अदर प्रोविजंस। बेटा देखो, लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या फर्क है। लायबिलिटी का नेचर बिल्कुल क्लियर है, कैसे? क्रेडिटर को 10,000 देने हैं, सामान का लायबिलिटी क्रिएट। प्रोविजन का नेचर बिल्कुल, प्रोविजन क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका नेचर तो मालूम है लेकिन अमाउंट नहीं मालूम है। मैंने बताया कि प्रणव के पापा ने इनके हाथ पीले करने के लिए क्या करा, हर महीने अपनी सैलरी से 2-2 लाख रुपए निकाल के रखा। तो क्या था, पार्ट ऑफ फादर सैलरी सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, हुज नेचर इज नोन, कि बच्चे के हाथ पीले करेंगे, है ना, बारात आएगी, उनका स्वागत पान पराग से करेंगे, और बहुत कुछ करेंगे, है ना। ठीक है, बारात लेके जाएगी, फिर इनको अपने घर बहुत कुछ करेगा, इनके साथ इनको सामान वामान बहुत सारा गृहस्थी का सामान दिया जाएगा। वो पापा ने सोचा काफी कुछ करना पड़ेगा। सो ये कहलाता है क्या, प्रोविजन। बिकॉज
नेचर ऑफ लायबिलिटीज, नेचर ऑफ फ्यूचर कंटीजेंसी इज नोन, लेकिन पैसा कितना खर्च होगा नहीं पता। चल लड़की वाले ने बोला कि हम तो भाई शानदार शाही शादी करेंगे, तब क्या होगा बताओ, है ना? आपके लड़के को तो खाना बनाना नहीं आता जी, क्या करेंगे हम, है ना? पुराना जमाना होता, इनके साथ दासियां भेज दी जाती, तो होगा नहीं। उन्हें चाहिए घरे कार्यों में निपुण लड़का, वो है नहीं। हाँ बेटा देनी पड़ेगी, हम तो तुम्हारी बात उल्टी कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। प्रोविजन का नेचर मालूम होता है लेकिन अमाउंट क्लियर नहीं होता। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स तो देना है लेकिन कितना देना हमें नहीं पता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट होंगे लेकिन कितने होंगे हमें नहीं पता। डेप्रिसिएशन कितना मालूम है, लगेगा कितना लगेगा नहीं मालूम। ये सब होते हैं आपके प्रोविजंस। अच्छा सुनो, रिजर्व्स, पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड और फ्यूचर कंटीजेंसीज whose nature as well as amount both are not clear। जनरल रिजर्व हमें क्या पता कितना बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, लेकिन देर आर सर्टेन स्पेसिफिक रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अभी पढ़े थे कुछ दिन पहले, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वो सारे रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व आपके पास है। किसका? बेटा समझना, समझ, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, अब मैंने बोला ना कैश फ्लो में आपको जरूरत पड़ेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, यूज हुआ तो यूज हुआ, नहीं तो क्या हो जाएगा वो, नहीं नहीं यूज होगा वो उसी में यूज होगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नहीं आप, डेट करेंगे उसको। रिजर्व यूज हुआ तो यूज होने तो पड़ा रहेगा, समझ रहे? नहीं, रिजर्व रिजर्व है आपके पास, इस्तेमाल हो गया हो गया, बने तो बांटो, नहीं बने तो नहीं बांटोगे। अब सुनो, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया आपने 50 लाख का, आपका टैक्स लगा 40 लाख का, अब 10 लाख का जो प्रोविजन बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे हम लोग, ठीक है, अगले साल काम आएगा। लेकिन रिजर्व है, 10 लाख का रिजर्व बनाया, 8 लाख खर्च हो गया, 2 लाख बांट दीजिए, यू कैन यूटिलाइज दैट। लेकिन प्रोविजन अपने नेचर के अलावा कहीं और यूटिलाइज ही नहीं होगा। भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया तो भाई बेड डेट को राइट ऑफ करने के लिए यूज करोगे ना, ये थोड़ी टैक्स भर दोगे उससे, नहीं बट सुन बेटा, याद है पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था, ऑल द प्रोविजन ऑल द डेटर्स आर गुड। तो हम क्या करते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या करते थे, रिवैल्यूएशन के अंदर ले आते थे, फिर रिवैल्यूएशन के अंदर ले आते थे उसको, ठीक है। हाँ, यहाँ भी ऐसे ही, कैश फ्लो में भी, कैश फ्लो में भी ऐसे ही होगा, एडजस्टमेंट दे रखी होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुरू में भी है और एंड में भी है, और बोलते हैं ऑल द डेटर्स आर गुड, तब क्या करेंगे उसका। तो ये बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करते हैं, आएंगे कैश फ्लो में, अभी नहीं। प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस है आपके सामने, नेचर, लायबिलिटी होती है प्रोविजन, और रिजर्व जो है शेयर होल्डर का पैसा होता है। अब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का पैसा होता है, मालूम है आपको। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे तो रिजर्व किसकी कैपिटल एम्प्लॉयड में जोड़ते थे, पार्टनर्स की कैपिटल एम्प्लॉयड में जोड़ते थे। पर्पस सब स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, रिजर्व का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। हाँ हाँ, क्या चीज? नहीं बेटा, रिजर्व जो, कहाँ बोला हमने करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो रिजर्व है उसके अंदर दिखाए जाते हैं ना, करंट लायबिलिटी में कहाँ दिखते हैं, कहाँ दिखाया, रिजर्व सरप्लस अलग हेडिंग बना रखी है बैलेंस शीट में, उसके अंदर जाते हैं। चार्ज, प्रोविजन इज अ चार्ज, इट इज अ परमानेंट रिडक्शन इन प्रॉफिट, जबकि रिजर्व क्या है, अप्रोप्रिएशन है। और आगे चले, रिजर्व्स, देखिए, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जितने भी आप प्रोविजंस बनाते हैं उनको कहाँ दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर दिखाते हैं, है ना। अगर आप क्रिएट करेंगे तब वहां दिखता है, क्रिएशन के बाद वो बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट बन के दिखता है। और रिजर्व जो होते हैं कहाँ दिखते हैं, शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखते हैं। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझना जरा, और डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट में प्रोविजन शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के अंदर दिखाया जाता है। और रिजर्व जो किसका पार्ट दिखता है, वही रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखता है। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, प्रोविजन के पैसे को निकालकर बिजनेस के साथ आउटसाइड आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व को उठाकर आप क्या करते हैं, बाहर इन्वेस्ट करते हैं, तब उसे रिजर्व फंड बोलते हैं। और लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोविजन बनाना मैंडेटरी होता है, अलग अलग एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना जरूरी होता है, बिल्कुल कंपलसरी होता है। रिजर्व बनाना कोई मैंडेटरी नहीं होता, इट इज योर विश, योर चॉइस। यू वांट टू हैव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बना लीजिए, वरना मत बनाइए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी पे एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे सारे के सारे। अंडर मेजर हेड सब हेड हमने सारी डिस्कस करनी है आपके साथ। आई कम टू द एसेट्स वाला पार्ट। जैसे देखिए आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिएगा, पेज नंबर 1.24 पे क्या लिखा है? अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3? फोरफिटेड शेयर अकाउंट, भाई कहाँ जाएगा ये? सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर जाके ऐड होता है। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर ऐड होगा, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं होगी तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर ऐड होगा। डोंट गो इनटू दैट डीप, मुझे सब्सक्राइब्ड के अंदर ऐड हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? अगर डिविडेंड आपने प्रपोज कर दिया, वो एजीएम में पास हो गया, तो वो करंट लायबिलिटी है। और अगर नहीं पास हुआ तो इट विल बी अ लायबिलिटी ओनली व्हेन द प्रपोजल इज पास इन एनुअल जनरल मीटिंग। अदरवाइज क्या कहलाएंगे उसे? कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अनक्लेम डिविडेंड बताया था अभी, कहाँ पढ़ते हैं अनक्लेम डिविडेंड? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर गया था। और अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, ये भी कंटीजेंट है, कंटीजेंट वाला पार्ट। इलस्ट्रेशन 9 पे इंपॉर्टेंट लगा देना, ये जब हम थोड़ा कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ेंगे तब आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, तुम्हें पीछे आता है नहीं आता है, इस पॉइंट से आगे बढ़ना शुरू करें। अब जैसे अब देखें, डिबेंचर कहाँ जाएगा? मेन हेड सब हेड दिख रहा है ना आपके पास, पेज नंबर 1.25 में दिख रहा है क्वेश्चन। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स किस हेड के अंदर है? मेन हेड सब हेड। सन्ड्री क्रेडिटर है, मेन हेड करंट लायबिलिटी है, सब हेड क्या है? ट्रेड पेबल है। ऐसा पूछा जाता है आपसे, और कंपल्सरी ऐसा 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आउट ऑफ 80। इस तरह की हेडिंग वाला पार्ट बिल्कुल आता है। अब चलिए एसेट्स वाले पार्ट पे चलते हैं। हमने बोला ना, एसेट्स दो तरह की, नॉन करंट और करंट एसेट्स की कैटेगरी है। बोला क्या? व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स, विच इज नॉट करंट एसेट्स, वो छोड़ दीजिए डिफरेंस को, हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। कि वही है ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन अगर हम रियलाइज करेंगे कैश, तो क्या करंट है, वरना क्या है? नॉन करंट है। चलिए देखें जरा। अच्छा, एक और चीज है कि करंट एसेट्स की कैटेगरी में जाने के लिए, बाकी सारी तो चीजें ठीक है, हेल्ड प्राइमरीली फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, पेज नंबर 1.27 पे हूं मैं अभी, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, एक और चीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज एंड यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। करंट असेट्स जो होती है, कैश आपका बैंक में पड़ा हुआ है और आपके अकाउंट अचानक फ्रीज हो गए। मैं जिस पुराने घर में रहता था ना, उसके मकान मालिक एक पुराने भूतपूर्व एमएलए थे। अच्छा जी। उनका हमेशा एक ही रोना होता था कि भाई मेरे तो अकाउंट ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिए। अथा अथा पैसा, भयंकर। मतलब एक एक डील फाइनल कराए, 20 करोड़, 15 करोड़, 200 करोड़, ऐसा वो कमाता था बंदा। सारा कैश लेता था, दिखाता नहीं था। हाँ बिल्कुल कैश, गाड़ी भर भर के नोट, और ऐसे बांटता था लोग। हाँ, और सुनो मजेदार चीज, हाँ उस वाले घर की बात मैं कर रहा हूँ। अभी पता क्या होता था? जब उस घर के अंदर उन्होंने रेनोवेशन वेनोवेशन करानी थी, मेरे से 4 महीने का किराया एडवांस लिया, तब वो रेनोवेशन, तब वो सारा काम करवाया, एक पैसा ना खर्च करें। ठीक है। अच्छा, जैसी कोई बड़ी डील हुई, एक नया घर खरीद लिया और फिर उसे बनवा लिया। अब बनवाने वाले ने कभी कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ऐसा करते करते हुआ मेरे यहाँ व्हाइट वॉश जो करवाया ना, 4 लोगों को बुलवाया और किसी को पैसा नहीं दिया, और व्हाइट वॉश करवा दी। और कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि दम्बुक वाला बंदा था। मतलब ही वॉज, अरे यार कहाँ रिकॉर्डिंग में सब चीजें जा रही हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। आइए देखें, अब सुनिए, आपके अकाउंट हो गए फ्रीज, आपका पैसा पड़ा हुआ उसमें, वट एवर ट्रांजेक्शन यू वांट टू मीट, उसको नहीं कर सकते हैं आप, उस कैश को आप यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड फंड हो गया आपका। जब तक इनकम टैक्स से क्लियरेंस नहीं आएगी, बाकी लीगल डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं आएगी, आपका पैसा फ्रीज नहीं होगा, अनफ्रीज नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, क्या लाइन लिखी हुई है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग चेंज और यूज्ड। तो अगर आपके अकाउंट फ्रीज हो गए, तो आप उसे करंट असेट्स नहीं बोल सकते हो। नहीं बोलेंगे ना करंट असेट्स, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर यूज नहीं कर सकते हो आप। आपको क्या पता फैसला कब आएगा? नहीं। इन लोगों को क्या होते हैं, 16, 17, 18, 20 अकाउंट इनके फ्रीज हो रखे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, नए अकाउंट खोल लेते हैं। हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग कहानी।
हाँ, नॉन फिर तो नॉन करंट की कैटेगरी में डाल देंगे ना। क्यों नहीं खोल सकते? बिल्कुल आराम से। तुम्हारे 50 घर हैं, एक घर के पेपर अपने बैंक में जाइए, अपना वोटर आधार कार्ड लेके जाइए, हो गया, खुल गया अकाउंट, क्या परेशानी है? चलिए नॉन करंट एसेट्स पे आ जाते हैं, पहला पार्ट। हमने डिटेल में पढ़ा था प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और सुनो, प्रॉपर्टी प्लांट के और उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर पढ़ा था हमने डेफर्ड टैक्स, फिर हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। आइए पहला पार्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये पहली हेडिंग रखी, इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स आई, दोनों अलग अलग हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल हो गया और इंटेंजिबल अलग हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर वर्क इन प्रोग्रेस में था तो क्या बोलते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर इंटेंजिबल था तो क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट के अंदर क्या हो रहा है? विच दे कैन बी सीन एंड टच्ड, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, सब कुछ होते हैं ये। फर्नीचर तो सबको मालूम होगा, फिक्चर किसे कहते हैं? हाँ, ये फिक्चर्स है, ये फिक्चर्स है, वो लाइट है, वो स्विच, ये सारी फिक्चर्स है, वो फैन। हाँ, दीवारों पे लगे हुए फिक्चर्स हैं, एयर कंडीशनर फिक्चर्स हैं ये। मतलब ये जो लगे हुए ये सारे फिक्चर्स हैं, सारे के सारे फिक्स हैं, जो यूज करने के लिए लगे उनको फिक्चर्स बोलते हैं। ये भी एसेट्स होती है। ठीक है जी। इंटेंजिबल एसेट्स जिन्हें देख और नहीं छू सकते हम, उनका समझना ध्यान से, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे पांडे, गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मस्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल, और माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज। तो ये तो सब समझ में आ रहा है, व्हाट इज मस्ट हेड। हाँ। अच्छा चलो मेरी बात समझो, कोई फिल्मी मैगजीन का नाम बताओ, यक्ष, कोई मूवी फिल्मों वाली मैगजीन जो होती है। फोर्ब्स, अबे पिक्चरों की। वो फैशन मैगजीन है वो तो। हाँ, अरे ब्रंच, चिंदी चोर आदमी ब्रंच। चलो वैनिटी फोर, जो जो फिल्मी मैगजीन्स होती है पुराने जमाने में बड़ी पॉपुलर होती थी अपनी थी। जैसे एक बहुत ही वाहियात सी मैगजीन है स्टार डस्ट, देखा कभी किसी ने? सुनिए, अजीब अजीब कहानियां सुनिए। उसका कवर सबसे ज्यादा सेंसेशनल हुआ करता था। अब सुनिए, किसी वोग मैगजीन में अगर कोई मेरी फोटो लगाएगा, बिकेगी नहीं मैगजीन। सुनो, लोग पता क्या करेंगे? लोग फाड़ के कवर पेज को, बच्चों की वो साफ करवाएंगे उससे। कोई नहीं खरीदेगा। नो वन इज गोइंग टू परचेज। और दे, आगे समझे। लेकिन अगर उसकी जगह पर बोलो, कौन है तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस? अनन्या पांडे हमारे, है ना? आलिया भट्ट का लेटेस्ट वर्जन है लड़की, मान लो। ओ आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, अनन्या पांडे इज हियर। वो कौन सी, कौन कौन बताओ कौन? बुढ़िया हो चली वो, और बोलो, कोई बता तो। चलो आलिया भट्ट हो गया, ठीक है। अच्छा सुनो, कियारा आडवाणी उसने बोला तो इनकी फोटो लगेगी तो प्रणय डाई हार्ड एसी फैन कूलर है, मार्केट से क्या करेगा? 50,000 की 50,000 कॉपी लगा के दीवार में चिपका देगा, आलिया 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 ऐसे करके चिपका देगा, ठीक है। पर जब भी उसको पोस्टर दिखेगा कहेगा, क्या क्या फीलिंग आती है? मस्त है भाई। तो अगर किसी मैगजीन पर किसी की मुंडी लगे, बंदे के अंदर एक्सप्रेशन आए मस्त, किसे कहते हैं? मस्त हेड है। गॉट इट? क्या कहलाएगा? यक्ष, कोई समझ में नहीं आया? क्या तुम्हें ऑनलाइन वालों लगता है कुछ ऐसा होता होगा? लक्ष्य बताओ, या शिमल, या सोनाक्षी, जो मैं बोल रहा हूँ, मस्त हेड है भाई। सोनाक्षी, क्या कहती हो? चलो चलो चलो, मैं एग्जांपल देता हूँ, अब मैं समझा रहा हूँ, जरा रुक जाइए। अरे सुनो सुनो सुनो, लेट्स कम। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको।
अब जरा देखना जरा, अब पता क्या होता है, ये मस्ट हेड क्या होता है जरा समझें। ये जो भी मैंने बताया सब बकवास था। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज होता है असल में, समझिए, वो तो मजाक था। सीरियस नोट पे देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ दिख रहा होगा आपको, कोई लोग देख पा रहे हैं, ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं? बोलिए। यस। क्या दिख रहा है, देखिए जरा। दिख रहा है आपको? राजीव गांधी के असैसिनेशन की न्यूज है। और लिखा, राजीव असैसिनेटेड, डेथ ऑफ थ्री और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पावरफुल ब्लास्ट क्लेम 20 अदर्स। मतलब राजीव गांधी के असैसिनेशन की न्यूज आई। और जरा समझना, क्या आपने देखा, कभी सुना होगा मान लो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, सबने एक ही हेडिंग बनाई होगी? बिल्कुल नहीं बनती है। बिल्कुल नहीं बनती है। समझो समझो। हाँ, अब मेरी बात समझना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो होता है, उसका एक पोर्टल है। जैसे मान लिया जाए कि विजय माल्या को अगर मान लो सरकार गिरफ्तार करके इंडिया ले आती है, ठीक है, घोड़े खच्चरों की तरह बांध के ले आती है मान लो यहाँ पर, अगले दिन बड़ी खबर बनेगी वो तो, नीरव मोदी विजय माल्या हथकड़ी बांध के लाए जा रहे हैं, अगले दिन खबर बनेगी। अब क्या होता है कि जर्नलिस्ट क्या करते हैं, पीटीआई की वेबसाइट में लॉग इन करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, अपना न्यूज का टाइटल लगा के वहां पर फ्लैश कर देते हैं। अब मान लो दूसरा वाला अगर वही टाइटल डालना चाहेगा, तो पॉपअप होना शुरू हो जाता है, यू कांट टेक दिस टाइटल, जैसे होता है ना पासवर्ड वगैरह लेना होता है, वट एवर, यू गॉट इट। तो क्या होगा, वो न्यूज टाइटल जो है, वो न्यूज टाइटल जो है, वो इंडियन एक्सप्रेस ने पहले दिया तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम पे चला गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इसलिए क्या करते हैं, आपको न्यूज जब अखबार छपता है अगले दिन, जैसे मान लिया जाए कि इंडिया ने मान लो वर्ल्ड कप का लगातार छठा मैच जीता, सातवां मैच जीता, अगले हर पेज के फ्रंट पेज पे खबर होती है, लेकिन हर एक का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, एक तरीके से नहीं लिखा जाता। किसी इवेंट की जो रिपोर्टिंग है, उसका जो टाइटल बना, उन्हें मैस्टहेड बोला जाता है। मस्टहेड नहीं है ये, मैस्टहेड बोलते हैं इसको। ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या है इसका, ये अब ये एसेट कैसे है मैं बताता हूँ आपको, और ये इंटेंजिबल एसेट्स कैसे है। मैंने 1.5 साल कॉर्पोरेट में काम करा, एक पब्लिक रिलेशन कंपनी थी, हमारे क्लाइंट ने हमें बोला कि मारुति ने करीब करीब 1987-88 में अपनी कुछ 10-20 हजार गाड़ियों के कुछ पार्ट को वापस करवाया था। वो एक न्यूज थी, क्योंकि जैसे टोयोटा हो गया, बाकी गाड़ियां क्या करती है, अपनी गाड़ियां वापस मंगाती, कभी फॉल्टी ब्रेक होता है ठीक करने के लिए, ऐसा करने के लिए ना। लेकिन मारुति इंडिया में पायनियर थी, उसने बहुत पहले ये काम किया था, करीब करीब 40 साल पहले। क्लाइंट ने बोला हमसे कि भाई आप ऐसा, मारुति की वो न्यूज हमें चाहिए। आई पर्सनली विजिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में अपने एक जूनियर को लेके, और हम उनके आर्काइव्स में गए। आर्काइव्स वाले ने क्या करा भाई, हमें टाइटल था, मतलब करीब करीब आधे पेज की वो न्यूज थी, उस बंदे ने हमसे 5,000 रुपये लिए। 5,000 रुपये लिया, और करीब करीब हमने उससे 5 कॉपियां मांगी थी, मतलब 5,000 रुपये लेकर 5 कॉपियां उसने हमें बड़े प्रॉपर, बड़े से, जितना न्यूज़पेपर का साइज का था, अपने आर्काइव से फिल्म निकाली, उसका प्रिंट निकाला, और हमें 5 कॉपी पकड़ा दी। फ्यूचर में किसी और को जरूरत होगी, उससे भी 5 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे। तो क्या होगा, अब मान लो कोई बंदा, एक याद है ना एक मूवी आई थी मद्रास कैफे जॉन अब्राहम की, उसमें जब राजीव गांधी के मर्डर पे थी वो मूवी, पूरी की पूरी उसी प्लॉट पे बनाया गया था। और जब मर्डर हो जाता ना, तो आपने देखा को न्यूज़पेपर के फटाफट रील में चल रहे थे न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर, दूसरा न्यूज़पेपर, तीसरा न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वगैरह। न्यूज़पेपर भला मूवी में अपना नाम यूज करने के लिए क्यों परमिशन देगा भाई? नहीं देगा ना, ये चार्ज मनी फॉर दैट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मेस्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल। भाई जैसे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, अश्वित छाप देता टाइम्स ऑफ टुमारो, टाइम्स ऑफ यस्टरडे, नहीं कर पाएंगे। याद है कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी एंड ऑल। तो ये पब्लिशिंग टाइटल होते हैं, आप इनको खरीद सकते हैं, पूरा का पूरा मैगजीन ही खरीद लीजिए। जैसे मीडिया मुगल, एक बंदा रूपर्ट मर्डॉक, सुना है किसी ने रूपर्ट मर्डॉक का नाम? इसे मीडिया मुगल बोलते हैं, वर्ल्ड के लीडिंग न्यूज़पेपर का मालिक है ये। स्टार टीवी ग्रुप है ना, जो स्टार टीवी, उसका भी मालिक है ये, रूपर्ट मर्डॉक बोलते हैं उसको, मीडिया मुगल बोला जाता है उसको। बहुत सारे न्यूज, कभी जरा सर्च करके देखेंगे, दिखेंगे इसके पास, मतलब वर्ल्ड के लीडिंग लीडिंग न्यूज़पेपर का मालिक है ये। ये क्या करता है, न्यूज़पेपर के टाइटल खरीद लेता है, बेकार चल रहे हुए न्यूज़पेपर उनको खरीद लेता है। तो ये जो मेस्ट हेड एंड पब्लिशिंग टाइटल है, इस तरह से इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं।
मतलब वो आलिया वाले के सपनों में मत जाओ तुम लोग, वो नहीं था, वो मजाक था फालतू का। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसे रोके, अगर मेस्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल आएगा तो समझ जाएंगे कौन सी कैटेगरी का आइटम है ये। अबे सुनो, इंटेंजिबल एसेट सब हेड है, मेजर हेड क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, वो मेजर हेड है। अच्छा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आपको मालूम ही है ना? अगर कोई टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी आपको मालूम है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे चले आते हैं। देखो बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है, ट्रेड और नॉन ट्रेड दो तरह का होता है। ऐसी करंट इन्वेस्टमेंट में ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों तरह का होता है। अब जरा समझें एक और चीज की, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। प्रणव के पापा ने उसे एग्जाइल पे भेज दिया, झारखंड। कह रहा, जा जी ले अपनी जिंदगी, कितना पैसा ले जा, शक्ल मत दिखाई यहाँ पे, जब तक सक्सेसफुल होकर नहीं आएगा शक्ल ना दिखाना। तो अब प्रणव ने क्या करा, उसे अपने किडनी जिगर लंग्स पे ले ली बात। कह रहा ठीक है बापू, कब आऊंगा जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये वहां गया, और इसने झारखंड, आपने पता है झारखंड में आयरन ओर भी है, कोयला वोयला सब कुछ है। उसने स्टील मिल शुरू कर दी वहां पर, और खूब मेहनत करी, खून पसीने की खाएंगे, मतलब गाने गाता था धर्मेंद्र के, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे वरना यारो भूखे ही सो जाएंगे। इस तरह से इसने अपना स्ट्रगल शुरू करा। ठीक है। और जिंदगी में सहेली मिल गई इसको, एक बढ़िया शानदार जानदार सहेली। उसकी मोटिवेशन से इसने क्या करना शुरू करा, अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू करा। बिजनेस बहुत शानदार चल गया। अब प्रणव स्टील के नाम से पापा जो घर में एक मकान बनवा रहे थे, वहां भी प्रणव स्टील, और पुत्र का स्टील है। पापा बड़े खुश हुए। लेकिन पापा ने बोला था शक्ल नहीं दिखाई जब तक तू सक्सेसफुल होके नहीं आएगा। इसलिए मैं सोच रहा था फॉर्च्यून 500 में मेरी कंपनी का नाम जब तक नहीं होगा, तब तक पापा आऊंगा नहीं शक्ल दिखाने के लिए। ठीक है जी। अब जरा समझना, इसका जिगरी यारी नहीं। आपने देखा होगा ना, कहीं एक केमिस्ट शॉप होती है तो चार और खुल जाती हैं, लालची लोग आ जाते हैं स्कू मारने के लिए। अब क्या हुआ, इसने स्टील इंडस्ट्री खोली, तो भाई प्रणय भाई भी थोड़ा बढ़िया कमा रहे हैं, चल हम भी आते हैं। पीछे तिवारी भाई साहब भी पहुंच गया, डोरेमोन भी कूदता कूदता पहुंच गया, इन्होंने भी फैक्ट्रियां खोल दी, और कंपटीशन डाई हार्ड हो गया भाई। अब क्या करेंगे, प्रणव तो पुराना खिलाड़ी है, इसने पापा को कसम दे रही है शक्ल दिखाऊंगा, फॉर्च्यून 500 में आऊंगा। तो इसे लगा कि यार ये कोयले माइनिंग कंपनी जो है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वाटर कंपनी, उनका झुकाव प्रणय की तरफ, डोरेमोन की तरफ हो रहा है। अभी क्या करें, बिजनेस करने से तो मना कर नहीं सकता। ठीक है। इसने क्या करा, स्ट्रेटेजिकली माइनिंग कंपनी के और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी के 57% 25% शेयर खरीद लिए। खरीद लिए। ये क्या है, ये शेयर इसने इसलिए नहीं खरीदे कि मार्केट में फ्लक्चुएट होंगे तो बेचेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदे। इसलिए खरीदे, अब आप बताइए, 27%, मतलब ही इज वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर। अब क्या वो लोग डोरेमोन को, प्रणय को या मिस्टर तिवारी को हाँ, नहीं कर सकते ना। तो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द बिजनेस इंटरेस्ट, इफ वी इन्वेस्ट समवेयर, वो कहलाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद है पार्टनरशिप में पढ़ा था, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसे इनकम का पार्ट मानेंगे। और फिर इनका शौक है, इनका, इन्होंने पढ़ाई करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मार्केटिंग, और मतलब उसने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बहुत सारी सीएफए वगैरह की पढ़ाई करी थी। ये क्या करते हैं, मार्केट में अपना पोर्टफोलियो चलाते हैं, उसमें भी चलाते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में शेयर्स में, ताकि उनके प्राइस फ्लक्चुएट हो और इनको पैसा मिले। तो बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टू सेफ गार्ड बिजनेस इंटरेस्ट। नॉन ट्रेड इंटरेस्ट कौन सा होता है, जो रूटीन में लोग कर रहे होते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, पैसा बढ़े घटे, उस तरह से। अब सुनो जरा, ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इससे जो इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी वो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर तो जुड़नी ही चाहिए वो। तो याद है जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते थे, इंटरेस्ट इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करते थे, एक्सक्लूड कर देते थे। ये कंसेप्ट होता है। ठीक है। तो ध्यान रहेगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बोलेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट का पार्ट है, शॉर्ट टर्म है तो करंट का पार्ट है। बट दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। जब हम रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर लिखा हुआ आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे उसका पार्ट नहीं बनेगा ये। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड अप्रोच में इंक्लूड करते हैं, नहीं इंक्लूड करते उसको, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं सिर्फ। क्यों, बिजनेस के ग्रो करने के लिए और बढ़ाने के लिए होता है। अब तनी सुन नहीं रहा मेरी बात को, मुंह पे चिपका हुआ ग्लू की तरह। अब समझ में नहीं आएगा फिर बन जाएगा उल्लू। यार छोड़ दो 2 मिनट के लिए फोन को। एवरीबडी इज क्लियर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है। और फिर कहानी का सुखांत हुआ, फॉर्चून 500 में इसकी कंपनी का नाम 25वें नंबर पे आ गया। बारात लेके गया, पापा देख आई एम हियर, है भाई। फिर तो चला गया, बिजनेस छा गया इसका।
ठीक है, इसकी एक कजन भी है, उसको उसने पार्टी दे दी लीला के अंदर, लीला ही खरीद के दे दिया उसे, क्या कर ले पार्टी जितनी करनी है ना? ठीक है। अच्छा, चलो। सो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, वो बॉन्ड वगैरह में जो इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा का सारा है। इन्वेस्टमेंट डिवेंचर बॉन्ड में चला गया, म्यूचुअल फंड में चला गया, पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगा दिया। भाई कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करने से रोकता थोड़ी है कोई। अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर नेचर स्पेसिफाइड है तो वो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आगे मूव करते हैं। ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने ऑपरेटिंग साइकिल या एक साल से ज्यादा के लिए लोन एडवांस किसी को दे दिए, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस कहलाएंगे। ठीक है। अदर लोन्स एंड एडवांसेस स्पेसिफाई हो रखा होता है। ठीक है। जैसे आपने अपने एम्प्लॉयज को एडवांस दे दिया, या अपने सप्लायर को एडवांस दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए, एक साल 2 साल के लिए, ये क्या कहलाते हैं आपके? अदर लॉन्ग टर्म एडवांसेस कहलाते हैं। अच्छा, एक एडवांस आया आपके पास, कैपिटल एडवांस, भला ये क्या होता होगा? काफी इंपॉर्टेंट है। दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट क्या होगा बताइए? कैपिटल एडवांस, सुनो, जब हम किसी सप्लायर को पैसा एडवांस देते हैं, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए? वो हमारा एडवांस कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है, करंट असेट्स है वो तो। लेकिन अगर हमने मशीनरी प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदने के लिए एडवांस दे दिया, तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल एडवांस कहते हैं। और हम कैपिटल एडवांस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कैपिटल गुड्स है हमारी। बोला था, अरे इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कैपिटल गुड्स के बारे में, इसीलिए कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस का मतलब नहीं कैपिटल से खरीद लिया, वो नहीं है। वो देखिए, सप्लायर को एडवांस कर रहे हैं, तो एडवांस टू सप्लायर कहलाएगा वो। लेकिन अगर सप्लायर ऑफ मशीनरी, लैंड प्लांट, इनको कर रहे हैं एडवांस, तो क्या कहलाएगा? कैपिटल एडवांस कहलाएगा। ठीक है। अदर लोन्स एंड एडवांसेस का नेचर स्पेसिफाई होना चाहिए। सर नॉन करंट एसेट्स के अंदर चले आए जरा। चलो देखो, एक चीज आ रही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या डिस्कस किया था मैंने? बोला था ना डिपॉजिट की बात करेंगे। पब्लिक डिपॉजिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या था? लॉन्ग टर्म था, बोरोइंग का पार्ट। सिर्फ डिपॉजिट था किसका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट था वो। और अब हम पढ़ रहे हैं फिक्स डिपॉजिट, जो बैंक में आप डिपॉजिट, वो इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स डिपॉजिट, उस तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की तरह चला जाएगा। ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जरा समझिए। भाई मान लिया जाए कि क्या, क्या इतनी बेचैनी है फोन के प्रति तुम्हें यार? अगर आज के जमाने में तुलसीदास होते तो रामायण ही नहीं लिख पाते, फोन पे लगे रहते। महर्षि वाल्मीकि होते बेचारे, वो तो कुछ नहीं होते। मतलब ब्रो, लेट मी चेक माई स्टेटस, देन आई विल राइट एनीथिंग। वेद व्यास महाभारत ही नहीं लिख पाते बेचारे। सुनो, डोरेमोन जापान चला गया, डोरेमोन जापान चला गया। अरे ये डोरेमोन जापान चला गया भाई। हाँ जापान, नॉर्थ कोरिया भेजेगा क्या? अरे अपना डोरेमोन जापान चला गया भाई। अब सुनिए, ये अपने घर में, जब ये अपने घर गया, जापान चला गया यहाँ से घूमने फिरने के लिए, मतलब सुजुका से, मीचेन से मिलने के लिए, तो इसने क्या कर, सुन, इसने क्या किया, यहाँ से बिजली का कनेक्शन भी कटवा के गया, पानी का कनेक्शन भी कटवा के गया, दरवाजों में वेल्डिंग करवा के गया। ऐसे करके जाता है कोई, बताओ? अश्मित जो है यूरोप टूर पे चला गया, तो घर में दरवाजों में वेल्डिंग करवा के, पानी वानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन काट के सब करवा के जाते हैं? नहीं जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जाते हैं भाई आप लोग। अगर आप 1 महीने 2 महीने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा? मिनिमम रेंट तो आपका बिजली का आएगा ही आएगा। हाँ, नहीं नहीं, जब कंजर्व, जैसे गैस की लाइन है, आप गैस का काटते नहीं यार उसको, टेम्पररी, गैस को टेम्पररी डिस्कनेक्शन करवा दीजिए, वापस आके चालू करा दीजिए। लेकिन बिजली के कनेक्शन को टेम्पररी डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं वो। हाँ, कटआउट निकाल के चले जाइए, बस कटआउट निकाल के चले जाइए, वो अलग होता है। अब सुनिए ध्यान से क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जब आप क्या करते हैं, कनेक्शन लेते हैं, तो आपसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाते हैं, 5,000, 10,000, डिपेंड करता है कि आपका कंजम्पशन लोड क्या है। ऐसे जमा कराते हैं। पानी कंपनी आपसे डिपॉजिट जमा कराती है। लाइक आई हैव परचेज द हाउस, तो उसने क्या करा, कभी 1984 में ये डिफेंस के हाउस अलाउड हुए थे, तो जो पुराना ओनर था, उससे पानी वालों ने 45 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था 84 में। तब इन घर की कीमत ही 1,20,000 रुपए थी।
हाँ, जो आज करोड़ों के घर होते हैं। 120, 1 लाख, 1,15,000, 90,000 ऐसे घर की कीमत थी। उस समय पे 45 रुपीज का क्या ले लिया, डिपॉजिट ले लिया। अब भाई मैंने घर लिया, तो मेरे टाइम पे उन्होंने डिपॉजिट बोला 7,000 का डिपॉजिट लेंगे हम लोग। तो मैंने कहा भाई जो पुराना डिपॉजिट उसका क्या, कह रहा उसमें से एडजस्ट कर देते हैं। तो 7,000 में से 45 माइनस करके वो उन्होंने उसको लिया। ठीक है, अब जरा समझिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन 40 साल बाद किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है। 40 साल तक वो पैसा डिपॉजिट पड़ा ना उनके पास। कौन सा डिपॉजिट है ये, कौन सा डिपॉजिट है ये? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वाला डिपॉजिट है, बताइए। लॉन्ग टर्म वाला डिपॉजिट, ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपका डिपॉजिट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, पावर सप्लाई कंपनी, वाटर सर्विस प्रोवाइडर के पास, इवन जो आप ये नेट कनेक्शन लेते हैं, ये भी तो 5-5, 6-6 हजार का डिपॉजिट लेते हैं आपसे, और कहते हैं जब कनेक्शन कटवाओगे तो वापस कर देंगे। गॉट इट? ये सारे के सारे डिपॉजिट अगर हमने जमा करें कहीं, हमने जमा करें, तो क्या कहलाएंगे? नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगी। और कंपनी के लिए क्या कहलाएंगी ये? नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएंगी। भाई पावर जनरेशन कंपनी के लिए क्या है वो डिपॉजिट? नॉन करंट लायबिलिटी है ना? हाँ, तो ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर शब्द यूज कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा ये? नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट कहलाएगा। गॉट इट? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर और बीआर जो है फाइनेंशियल ईयर या 12 मंथ के बियॉन्ड जाने वाले। अदर्स, अदर्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, हमने पढ़ता था ना बचपन में, एंट्री पढ़ी थी, इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे द कंपनसेशन, इंट्रेस्ट कंपनी पेड द कंपनसेशन, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन। देखिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है आपके, तो ये भी किस कैटेगरी में चले जाते हैं यहाँ पर? लॉन्ग टर्म। देखिए अगर 12 महीने के अंदर अंदर आने वाले हैं तो क्या है? शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज क्या है ये? लॉन्ग टर्म है। करंट असेट्स के अंदर चले जाते हैं आप लोग, करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, हाँ वही ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर अंदर पढ़ना पड़ता है। एक मिनट रुकना जरा सा, जस्ट होल्ड करिए, देंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा, करंट इन्वेस्टमेंट को लेके चलिए। 12 महीना ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन आपको रियलाइज करना है। इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज में, डिवेंचर बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप फर्म में, ऊपर जैसे जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था वैसे ही था। और ये ट्रेड नॉन ट्रेड दोनों हो सकता है। ठीक है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री स्टॉक को बोलते हैं। स्टॉक रॉ मटेरियल का, स्टॉक हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक हो सकता है फिनिश गुड्स का, और एक स्टॉक इन ट्रेड भी होता है। जरा समझना फर्क। आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो रॉ मटेरियल लाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिनिश गुड्स बनाएंगे। अगर आपने मैन्युफैक्चर नहीं करा, सामान पड़ा हुआ, रॉ मटेरियल का स्टॉक कहलाएगा। सेमी फिनिश होगा तो क्या कहेगा? वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। और अगर बन जाएगा तो फिनिश गुड्स कहेंगे। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि आप जैसे वैन हुसैन का शोरूम है, समझ, पैंट शर्ट वहां मिलती है, ब्लेजर वगैरह भी मिलते हैं वहां पर, जैकेट वगैरह भी मिलेंगे आपको। लेकिन वहां पर बेल्ट भी मिलेगी, टाई भी मिलेगी, कफलिंग्स भी मिलेंगे, बटन भी मिलेंगे, मेंस के जो और बहुत सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि वैन हुसैन सब कुछ बनाता है? ये बेल्ट और टाई और पर्स भी बनाता है क्या? वो नहीं बनाता ना। इसे स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। जो आप बनाया बनाया खरीदते हैं बेचने के लिए, उसे स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है जी, तो क्या चीज बेटा? भाई साहब सुनो, हम मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम ब्रांडिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? माय गॉड, माय गर्ल्स आर सो सो नॉलेजेबल। चलो ठीक है, ओके फाइन। ठीक है जी, स्टॉक इन ट्रेड क्या है? जो सामान आप बना बनाया खरीद रहे रीसेल करने के लिए, उन्हें स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। अदरवाइज बाकी WIP बोलेंगे, रॉ मटेरियल बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स बोलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स विद इन 12 मंथ, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, इनको कहते हैं आप। अच्छा, एक और चीज समझना, डेटर, डेटर अगर है तो डेटर एसेट साइड में दिखा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी साइड में दिखा प्रोविजन के अंदर। दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटेशन। और दूसरा तरीका क्या होता था? डेटर में से प्रोविजन माइनस करके दिखा दिया। और सिर्फ इसी ट्रीटमेंट की वजह से लोग सोचते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है डेटर डिक्रीज। नहीं,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब डेटर डिक्रीज नहीं है, एज पर क्या अकाउंटिंग के हिसाब से क्या करते हैं, लायबिलिटी के आइटम को उठा के आप एसेट्स में लाएंगे तो माइनस होता है वो। बेटर तो अलग अलग दिखाना होता है, इट इज ऑलवेज बेटर। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, ए सोनाक्षी व्हाट वाज योर क्वेश्चन, तूने पूछा था मुझसे एक बार अभी कल परसों, इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था एक कि एसेट्स आर, क्या बोला था, एसेट्स आर शोन इन द हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉट ऑन बुक वैल्यू, ऐसा कुछ पूछा था ना तुमने? Yes, sir. क्या था क्वेश्चन, दोबारा रिपीट कर जरा, सुनना है क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा उसका। इसने पूछा था Property, कि plant, property, plant प्रॉपर्टी and प्लांट equipment इक्विपमेंट, and intangible assets are shown in balance sheet at historical value and not market value. ठीक है, इसने बोला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर शोन द हिस्टोरिकल वैल्यू नॉट ऑन अ मार्केट वैल्यू, ये नॉट ऑन बुक वैल्यू, ऐसा बोला है ना, यही ना? तो नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बोलिए वो, रीजन समझिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो आप दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, याद है भाई? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कैसे शो किया जाता है, वो एसेट साइड में, प्रोविजन लायबिलिटी साइड में। जब आप मशीनरी बेचते हैं तो क्या करते हैं, इधर से उठाइए कॉस्ट, इधर से उठाइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन निकलती है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर करिए, प्रॉफिट एंड लॉस। बचपन में डेप्रिसिएशन पढ़ा था, याद है? इज दैट ओके? ऐसा था। तो आई थिंक मैंने उस समय भी आपको जवाब दिया था, बाकी लोग भी क्लियर होंगे इस आंसर से अब। चलिए देखते हैं। तो आपको दो अप्रोच बता रखी है, या तो प्रोविजन इधर रखिए, एसेट्स अपनी तरफ से दिखाइए, या एसेट्स में से माइनस करके दिखाइए। सिंपल है, लायबिलिटी का आइटम एसेट्स में जाएंगे तो डिडक्शन ही शो होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आता है, बैलेंस विद बैंक्स है, चेक ड्राफ्ट इन हैंड है, कैश इन हैंड है, अदर ईएमआईड बैंक विद बैलेंस। आप जरा समझिए, आपके पास मान लो 50 लाख रुपए का कैश पड़ा है, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि किसी भी कीमत में मेरा 10 लाख से बैलेंस कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख के डिविडेंड डिक्लेयर क्लेम करेंगे लोग, और वो फिर पैसा मेरे पास कम ना पड़ जाए। ठीक है, अगर मान लो कि आपने बोला भी डिविडेंड क्लेम कर लो, और जब क्लेम करने की बारी पैसा नहीं पड़ा, तो वो तो आपके ऊपर उल्टा यू विल बी पेनलाइज इन दैट वे, आप तो चीट कर रहे हो इसका मतलब शेयर होल्डर के साथ। तो ये ईयर मार्क बैलेंसेस होते हैं, अनपेड डिविडेंड वगैरह के लिए आपने क्या कर रखा होता है, फिक्स कर रखा होता है अमाउंट। बैलेंस विद बैंक्स हेल्ड एज ए मार्जिन मनी, जैसे देखिए, एक मोटे तौर पे बताऊं लेमैन की लैंग्वेज में, जैसे एचडीएफसी या प्राइवेट बैंक होते हैं, उनमें मिनिमम 15,000 20,000 का बैलेंस रखना ही रखना होता है। नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं और अंत में आपका अकाउंट जीरो बना के क्लोज कर देते हैं। मिनिमम बैलेंस नहीं रखोगे, मिनिमम बैलेंस पेनलाइज करते हैं, फिर आपको वो लोग पेनल्टी काटते हैं। उस तरह की बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में चले गए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात आई है आपकी, जो आपने 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन आपने देना होगा वो वाला। अदर करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है देखिए जरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्सेस, ये सारे किसके अंदर चले जाते हैं। अब आया ये लास्ट पार्ट, मैं इसे वाइंड अप कर दूंगा इसके बाद, कंटीजेंट लायबिलिटीज। एनी लायबिलिटी which may or may not happen in future depending upon happening or not happening of any event in future, उसको हम बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, फ्यूचर वाली में। ठीक है, ये दो तरह की होती है, एक कंटीजेंट लायबिलिटीज होते हैं, और दूसरा कमिटमेंट होते हैं। कमिटमेंट कौन से, कैपिटल कमिटमेंट, मॉनेटरी कमिटमेंट्स होते हैं आपके। देखिए, कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, नंबर वन, क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट। आपकी कंपनी कोई आपके जैसे कोई आपके कस्टमर से उन्होंने आपके ऊपर मुकदमा डाल दिया, या मान लो सप्लायर था, उसने बोला कि तुमने हमें 20 लाख की चीजें सप्लाई करी हैं, हमने कहा भाई हमने तुम्हें 25 लाख की चीज सप्लाई करी थी, और वो कंट्रोवर्सी अराइज हो गई। अगर मुकदमा हार गए तो 5 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। उस तरह की चीजें हैं। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिसोल्यूशन में पड़ा था, जब तक बिल डिस्काउंट नहीं होता, जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं होती, तब तक वो आपके कंटीजेंट लायबिलिटी है। अगर वो बिल डिसऑनर हो गया तो आपको भरना पड़ेगा ना पैसा, याद है डिसोल्यूशन में, बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड, फर्म हैज टू पे इट, ये वो चीज है। और अदर क्लेम, और प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड जब तक एनुअल जनरल मीटिंग में पास नहीं होता तब तक वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। अगर वो पास हो गया तो लायबिलिटी बनेगा, नहीं पास हुआ तो पड़ा रहेगा। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में चले जाता है। अदर क्लेम फॉर विच कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल। अब आते हैं कैपिटल कमिटमेंट्स, जरा समझना। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। सपोज आपकी कंपनी ने क्या कर दिया, एक एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डेवलप कर रही है, आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं, आपने कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं छोटी मोटी फर्म, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मान लो
200 करोड़ का, और आपने बोला उनको क्या, बड़े प्रिंटर जैसे अल्कॉन इंटरनेशनल के जो मालिक हैं, आलू वाली कंस्ट्रक्शंस वगैरह को, उनको दे दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट, 200 करोड़ में बनाओ बिल्डिंग हमारे लिए। बिल्डर खुद नहीं बना रहा, उसने दे दिया किसी थर्ड पार्टी को, बोला बिल्डिंग बनाइए और फिर उसके हिसाब से करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट ये करा कि अगर 20% पूरी हो जाएगी तो हम तुम्हें 20% पेमेंट पूरी करेंगे, यानी 40 करोड़ पे करेंगे। आपके इंजीनियर साइड पे जाते हैं, कहते हैं ओके जी 20% पूरा हो गया, यू मेक अ पेमेंट। अगले फाइनेंशियल ईयर में 20% पूरी होगी, 25% पूरी होगी, मुझे पता नहीं, किसकी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, मेरे आर्किटेक्ट या मेरे इंजीनियर की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में मैं कितना अप्रूव करूंगा मुझे नहीं पता। ये फाइनेंशियल कमिटमेंट है, और किस कैटेगरी में आएगा ये, एस्टिमेटेड ऑफ अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट, उस कैटेगरी में चला जाएगा। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड, आपको मालूम है, आप एप्लीकेशन मंगाते हैं, अलॉटमेंट मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल मंगाते हैं, फाइनल कॉल मंगाते हैं, ठीक है, ये तो कंपनी करती थी। थिंक फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगा लिया, फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगाया, कब मंगाएगी हमें क्या पता, और जब मंगाएगी तो देना पड़ेगा। तो मंगाएगी तो देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी, नहीं मंगाएगी तो क्या, कुछ नहीं। तो ये क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, क्या बोलते हैं इसे, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड, और कोई भी और कमिटमेंट, ये कंटीजेंट लायबिलिटी वाला पार्ट होता है। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट क्या हुई है, पूरी हुई है, बैलेंस शीट पूरी हुई है, एंड वी कैन कंक्लूड द क्लास टुडे नाउ। सिर्फ पढ़ेंगे इसके, इलस्ट्रेशंस देखेंगे, एक्सरसाइज के बैक में जो क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन 6 आइटम के साथ जरूर से आता है। गॉट इट, ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों।